हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मैं आपको लेमन की लैंग्वेज में बताऊंगा। जैसे हमने कोई छोटी सी कंपनी खोलनी है ना, जिसमें हमें 1 लाख रुपए चाहिए। तो मैं तो वो अकेले भी डाल सकता हूँ अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है। तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंपनी। ठीक है कि मैं खुद ही मालिक हूँ उस कंपनी का। मतलब जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी नुकसान होगा, वो सारा मेरा होगा। कई बार ऐसा होता है फिर ज़्यादा बड़ी थोड़ी सी कंपनी अगर ज़्यादा करनी हो तो मेरे अकेले के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं पार्टनर्स ढूंढता हूँ। ठीक है, मैंने 3-4 बंदे मीन्स की ढूंढ के उसके साथ बिज़नेस किया। उन्होंने पैसे डाले, जैसे 1 लाख चाहिए तो 25-25 हज़ार सब ने डाला। तो हमने बिज़नेस किया और जो प्रॉफिट होगा वो हम वैसे बराबर बराबर बांट लेंगे, नुकसान हुआ तो वो भी बराबर बराबर बांट लेंगे। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद होती है लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड मीन्स कि उसके जो पार्टनर्स हैं थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पब्लिक को नहीं इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो फिर प्राइवेट के बाद होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें मीन्स कि हम जनता को बोलते हैं। जैसे हमें 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, 2,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो इतना तो एक बंदे के पास होता ही नहीं है ना। एक नॉर्मल हम जैसे इंसान के पास तो नहीं होता। तो फिर कंपनी ये करती है, पूरी पूरी कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को बोल दिया कि आप पैसा डालो, जैसे जितना प्रॉफिट होगा फिर उस हिसाब से हम शेयर करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनको 1,000 करोड़ चाहिए, तो वो मीन्स कि 100 करोड़ शेयर इशू कर देंगे 10-10 रुपए के हिसाब से। मीन्स उस कैपिटल को, जो उस पैसे को छोटे छोटे शेयर्स बना देंगे उसके हिस्से। तो उस शेयर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम कंपनी वो शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। अगर वो कंपनी ने पहले ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए हैं, कंपनी चल रही है, दोबारा शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। मीन्स कि पहले से इशू है और दोबारा कंपनी फिर से वो शेयर्स इशू करना चाहती है। ठीक है जी। अच्छा, और फिर आईपीओ का ना प्राइस होता है। ठीक है, कंपनी के 2 प्रकार के प्राइस होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है बुक बिल्डिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिक्स प्राइस ये होता है, जैसे कंपनी ने बोला कि 10 रुपये का शेयर है जी, मैं ये 10 रुपये का दूंगा, आपने लेना है लो, नहीं लेना ना लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये तो हो गया फिक्स प्राइस। एक होता है बुक बिल्डिंग। इसमें कंपनी बोलती है कि यू नो आप इस रेंज के बीच बिड करो। ठीक है, तो फिर हम फाइनल कट ऑफ का प्राइस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कंपनी कोई शेयर्स मींस की इशू करना चाहती है 250 रुपये का, तो अब भी उसको लगता है कि क्या पता कस्टमर का क्या मूड है, तो वो बोलेगी 225 से लेके 250 के बीच का प्राइस दे दिया। आप जिस पे बिड करोगे उस हिसाब से हम देखेंगे कि वो किस शेयर पे, मीन्स किस प्राइस पे आपको पैसे शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है जी। इसको मैं दोबारा आपको डिटेल में समझाऊंगा बुक बिल्डिंग को विद एक्सेल। ठीक है, आपको प्रॉपरली इसको समझ आ जाएगा। ठीक है, लोट साइज़ होता है कि कंपनी जो होती है लोट बना देती है। जैसे कोई बंदा 1 शेयर खरीदना चाहता है तो कंपनी कहती है नहीं, 50 शेयर में कम से कम इशू करूँगी आपको। मीन्स कि आपको एटलीस्ट 50 शेयर तो खरीदने पड़ेंगे जो भी अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे पेटीएम का था तो उसका जो लोट साइज़ था वो 6 शेयर्स का था। जो अदानी विल्मार कंपनी है, इसका लोट साइज़ है 65 शेयर। मीन्स कि आपको एटलीस्ट एक लोट में 65 शेयर मिलेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, मैक्सिमम 13 लोट तक आप खरीद सकते हो। तो जितने लोट आपने उठाने हैं लोट में मिलेगा, मीन्स बल्क में मिलेंगे शेयर्स। ठीक है जी। बट जो सेबी है ना, हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, वो बोलती है कि आप बुक बिल्डिंग, जो फ्लक्चुएट प्राइस है, प्राइस बैंड, वो डिसाइड करें, उस पे शेयर्स इशू करें, वो अच्छा होता है। तो मोस्टली जो कंपनियां आप देखेंगे वो प्राइस बैंड पे ही इशू करेंगी। ठीक है जी। और जो आईपीओ आता है उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेस देन 90% लोगों ने उसको मीन्स की सब्सक्राइब किया या उसके लिए पैसे दिया, तो वो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। कंपनी को फिर दोबारा से प्राइस रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 90 to 100% के बीच बीच होता है तो कंपनी वो शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है, तो सिचुएशन 3 होती है। पहले आईपीओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर 90 से 100% के बीच बीच हुआ तब कंपनी शेयर इशू कर देगी। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास शेयर है 100 करोड़ के, तो 1,000 करोड़ का पैसा आ गया, मतलब कि 10 गुना बंदों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो फिर मैं सबको तो नहीं शेयर्स लॉट कर सकता हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से
कट ऑफ करूँगा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक एक लॉट मैं सबको दे दूँगा, बाकी जो आगे के लॉट्स है वो मैं देखूँगा कैसे देनी है, ठीक है। तो ये होता है। और आईपीओ में एक बात और होती है, अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आएगा आपको, कि जो शेयर्स हैं वो अंडर राइटर फर्म उसको ले लेती है। जैसे हर आईपीओ की कंडीशन होती है 90% उसका सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होएगा तो आईपीओ कैंसिल हो जाता है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, अंडर राइटर हायर कर लेती है, एक किस्म का ब्रोकर या एक किस्म का बिजनेसमैन या दलाल जो भी है, वो कंपनी को श्योरिटी देता है कि आपके मैं 100% शेयर खरीदूंगा, ठीक है। बाज़ार में बिकते हैं, ठीक है, नहीं बिके तब भी मैं लूँगा, मैं पैसे आपको दूंगा। तो इसलिए कंपनियां श्योरिटी के लिए अंडर राइटर को हायर करती है, पर उसको थोड़ी कमीशन देनी पड़ती है, ठीक है, या उनको थोड़े डिस्काउंट पे शेयर देने पड़ते हैं, ठीक है जी। हमने तो जो बीकॉम की किताबों में पढ़ा है कि पहले इशुएंस के लिए हम पैसे लेते हैं थोड़े से, फिर अलॉटमेंट पे पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद कॉल 1 कॉल 2 पे पैसे लेते हैं, कॉल 3 ऐसे। लेकिन आजकल मैंने जितने भी आईपीओ रियल लाइफ में देखे हैं ना, वो बुकीज से टोटली डिफरेंट है। वो पहले झटके में ही सारे पैसे ले लेते हैं और इतने इतने प्रीमियम पे पैसे लेते हैं कि आपकी सोच है, ठीक है जी। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो प्राइस बैंड अभी आईपीओ आता है, प्राइस बैंड पे आता है मोस्टली। आप कभी भी चेक करना, मैं अभी अदानी विलमार का आईपीओ बता देता हूँ। ठीक है, इसका प्राइस बैंड आप चेक करें, 218 से 230 है, मतलब इतने के बीच बीच आप बिड कर सकते हो। तो मैंने यही प्राइस बैंड आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो, तो कंपनियां क्या बोलेंगी कि आप बोली लगाओ इस प्राइस पे 225 से लेके 250 के बीच बीच, तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। तो लेट इट सपोज जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा शेयर तो उसको पहले मिलेंगे। तो मेरे को 10 करोड़ के शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को 10 करोड़ बंदे चाहिए, तो इधर 4 तो 5 9 करोड़ ये हो गए। अगर तीनों बंदों को मैं मिलाऊं तो मेरे को 10 करोड़ हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कट ऑफ प्राइस 240 कर दूंगा, क्योंकि तीनों तक हो गया ना, ठीक है। मेरे पास 10 करोड़ शेयर है, ठीक है। तो ये तीनों को मैं अगर टोटल करूँ तो 11.5 करोड़ है, लेकिन मैंने 10 करोड़ इशू करने हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, कट ऑफ प्राइस में 240 रख दूंगा। मैं 250 वाले को भी 240 में दूंगा, और जिसने 245 पे बिड लगाई थी उसको भी 240 में दूंगा, सबको दे दूंगा, ठीक है। और जिसने ये नीचे वाले थे ना इन तीनों का मैं कहूँगा बाय बाय टाटा, ठीक है। इनमें से किसी को भी लॉट नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने प्राइस ही बहुत कम लगाया, ठीक है। तो अब जब भी आपने प्राइस आईपीओ अप्लाई करना है तो आपने कट ऑफ प्राइस को टिक कर देना है, ठीक है। जो भी कंपनी प्राइस डिसाइड करेगी उस पर हमें आईपीओ मिल जाएगा, ठीक है जी, ये शेयर्स मिल जाएंगे। अभी ये देखो, इन तीनों का भी अभी गड़बड़ हो रही है। मेरे पास तो 10 करोड़ के शेयर है, पर जो एप्लीकेशन है 11 करोड़ की आ गई है ना। तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, सबको मैं पहला एक एक लोट तो सबको दे दूंगा। कईयों ने 2 लोट के लिए अप्लाई किया होगा, 3 लोट के लिए, उनको मैं प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मीन्स की दे दूंगा। जैसे मतलब मेरे पास 10 करोड़ के शेयर्स है, मेरे पास एप्लीकेशन है वो 15 करोड़ की आ गई है या 20 करोड़ की आ गई है, ठीक है। तो मैं जो उसको अगला लोट देना होगा वो मैं 50% दूंगा। मीन्स कि अगर किसी ने 10 करोड़ के शेयर खरीदे मैं उसको 5 करोड़ के दूंगा, ठीक है, आधे शेयर दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके सबको हम फुलफ़िल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आईपीओ जो इशू करते हैं वो हम 3 बंदों को इशू करते हैं, ठीक है। एक रिटेल इन्वेस्टर, वो जो मेरे जैसे बंदे होते हैं नॉर्मल से, है ना, जो बस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आम इंसान, वो आएगा रिटेल कैटेगरी में। तो ये जो बुक बिल्डिंग में होता है 35% इनके लिए रिजर्व रखा होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो जिनकी HNIs, इनको HNI भी बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, करोड़ों रुपए, तो उनको भी हम रिज़र्व रखते हैं थोड़ा सा कि वो भी इन्वेस्ट करें। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए, बड़े बड़े हेज फंड्स हो गए, या उन्होंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ी रिज़र्व रखे जाती है। ये हमने स्लाइड बना दी है कि इतने इतने % वो डाल सकते हैं पैसे, ठीक है। मैंने बता दिया, कोई भी एरा गैरा मुझे जैसा कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो उसको रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने अगर प्राइस ज़्यादा रख दिया किसी आईपीओ का, तो वो सब्सक्राइब ही नहीं होता है, ठीक है, लोग उसको लेते ही नहीं है, तो फिर कंपनी को दोबारा प्राइस रिवाइज करना पड़ता है। वैसे जो इशू का ऑफ़र होता है वो 3 दिन के लिए ओपन होता है, 3 दिन लोगों को दिए जाते हैं बिड करने के लिए, लेकिन
कई बार वो प्राइस ज़्यादा रखा होता कंपनी ने, तो फिर कंपनी दोबारा उसका प्राइस रिवाइज करती है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा 3 दिन मिल जाते हैं, पर मैक्सिमम ये 10 डेज से एक्सीड नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, और एक बात बताऊँ, ये जो प्राइस बैंड होता है, जैसे मैक्सिमम 250 की बिड लगा सकते 225 की, इसका जो मैक्सिमम डिफरेंस है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जैसे 100 से 120 है, ठीक है, 20% से ज़्यादा अप डाउन प्राइस नहीं होना चाहिए, अगर होएगा तो वो उसको वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपने प्राइस बैंड बनाना है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन 20% की होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा चलो, इसमें तो 10 करोड़ लोगों का हमें मिल गया। लेट इट सपोज 100 करोड़ लोगों ने अभी अप्लाई कर दिया, तो 100 करोड़ को तो नहीं हम दे सकते थे, हमारे पास तो 10 करोड़ के शेयर है। यहाँ 1000 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया, जैसे IRCTC का जो IPO था वो 100 से भी ज़्यादा गुना सब्सक्राइब हो गया था। तो इसमें क्या करते हैं, फिर लॉटरी सिस्टम डालते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज में वो रेंडमली नाम सेलेक्ट करता है, या जो पैन होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से सिलेक्ट करता है, और उन बंदों को एक एक लॉट दे दिया जाता है और बाकियों को नहीं मिलती है। मीन्स कि वो लॉटरी सिस्टम हो जाता है कि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, इन बंदों को मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर वो कोडिंग करके अपने हिसाब से, जैसे लॉटरी का ड्रॉ निकलता है वैसे ड्रॉ निकाल के वो दे देते हैं, ठीक है। इसमें सबको नहीं मिलते हैं, किसी किसी किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है। IPO की कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे फ्लोर प्राइस है जो लोएस्ट प्राइस होता है, ये जो 225 है ये लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। फिर ये है कैप प्राइस, मैक्सिमम प्राइस 250, ठीक है, रेंज दे दी ना, तो ये इसको कैप प्राइस कहते हैं, ठीक है। कट ऑफ प्राइस जो कंपनी डिसाइड करेगी, जैसे मैंने कहा 240 उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ तक उसका फिल हो रहा है। तो जब भी आपने IPO अप्लाई करना है, या तो कट ऑफ पे करिए या उसका कैप प्राइस पे कीजिए। अगर आप नीचे वाले प्राइस पे करेंगे तो शायद आपको IPO लॉट ही ना हो। आप क्या क्या ऐसे एफर्ट कर सकते हैं कि आपको IPO मिले ही मिले। मीन्स कि ये तो नहीं है कि 100% मिल सकता है, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहला, जैसे आपके पास एक पैन से, मतलब एक बंदा है, उसके डिफरेंट जो ब्रोकर्स के अकाउंट है, जैसे एक अपस्टॉक में है, एक ज़रोदा में है, एक ग्रो में है, तो आप तीनों से अप्लाई करेंगे तो आपका IPO मीन्स कि आपको अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि वो बोलेंगे एक बंदे ने मल्टीपल एप्लीकेशन लगाई है, तो उसको तो सबसे पहले वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब एक बंदे ने एक ही बार में अप्लाई करना, चाहे 10 लॉट लो, 12 लॉट लो, जितने भी है, पर एक बार अप्लाई करो। अगर डिफरेंट एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे लगाएं, अपने बच्चों के नाम पे लगाएं, अपने रिश्तेदारों के नाम पे लगाएं, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आपका जो पैन है ना, हर बंदे का यूनिक होता है, तो उनको पता चल जाता है इस बंदे ने इतनी एप्लीकेशन लगाई है, तो उनको तो वो पहले उठा के बाहर मारते हैं। अच्छा, कुछ कंपनियों में उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिज़र्व प्राइस होता है कि उनको तो मिलने ही मिलने हैं। शेयर होल्डर है जो पहले उसके मालिक हैं, उनको भी उनके लिए रिज़र्व होता है जहाँ, ठीक है। तो इवन एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे भी मिलता है, जैसे मैंने सुना है अदानी विलमार का 21% उनके एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उनके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाते हैं, उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी सोच है, ये मिथ है कि जैसे अपने नाम पे 1 लॉट अप्लाई करो, अपनी वाइफ के नाम पे 2 करो, अपने बच्चों के नाम पे 3 लॉट करो, तो ऐसे आपकी लॉटरी में नाम निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर रैंडमली नाम उठाता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, जिसको मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको IPO अप्लाई करने की एक और सलाह ये है कि आप ना लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे उसको अप्लाई करें। रीज़न बिहाइंड दैट, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या मूड है, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है। अगर तो ओवर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये जो इसकी लिस्टिंग है ना बहुत अच्छी खासी होने वाली है, तो आपको अच्छा खासा गेन होएगा। अगर किसी लोगों ने अप्लाई नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा ये तो फुल IPO है, ठीक है। जैसे पेटीएम का लोगों को पता चल गया था, पेटीएम और नाइका का जो IPO आया था, या जैसे बर्गर किंग का आया था, जोमेटो का आया था, तो ये बहुत गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था, ठीक है। तो इससे पता चल रहा था ये जो लॉन्चिंग होएगी, इसकी लिस्टिंग होएगी, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे होएगी। तो आप चेक करें, लोगों ने करोड़ों रुपये कमाया, करोड़ों तो नहीं कह सकते कि उतने शेयर्स इशू ही नहीं होते, पर काफ़ी हद तक पैसा कमाया। तो आपको मार्केट का मूड पता चल जाएगा कि लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लास्ट डे अगर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रियली में बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि IPO ऐसा है कि आपने ज़मीन अगर सेल करनी है, ठीक है, तो आप तो उसी, अगर आपके पास 100 बायर है, आप मार्केट में बायर ढूंढते हो, तो जो सबसे अच्छा प्राइस आपको ऑफर करेगा आप उसी को सेल करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं, तो जो अच्छी बिड देता है तो कंपनी उसी को ही देती है। तो इसमें कई बार महंगी भी मिलती हैं जो शेयर्स हैं। कंपनी के पास तो काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं जो उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनको पैसे देना चाहते हैं, तो कई बार ऐसे IPO
मीन्स कि महंगे मिलती है, ठीक है। आप तो ज़मीन लेना चाहोगे जब वो बंदा मजबूरी में फंसा हो, है ना, मतलब कि अभी उसको निकालनी है ज़मीन, उसको पैसे चाहिए, तो उसमें आपको सस्ते मिल सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कुछ कंपनियां हैं जो, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन पे सेबी का प्रेशर होता है, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी आईपीओ इशू करो। उनको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जल्दी जल्दी जो आईपीओ इशू करते हैं ना, तो वो इतना प्रीमियम पे नहीं करते हैं, मीन्स कि वो जायज़ जायज़ जो प्राइस होता है ना, जो ठीक ठाक प्राइस, उस पर ही लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वो वाला आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनियों के आईपीओ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पैसे की भूखी नहीं होती है। उसको पता है कि मैं पैसे अगर कमा लूँगी ना, तो बाद में नाम बहुत ख़राब होगा, तो मिनिस्ट्री का नाम भी ख़राब होगा कि गवर्नमेंट लालची है, लूट। क्योंकि गवर्नमेंट की जो कोशिश होती है या उनकी साइकोलॉजी होती है कि लोगों में ऐसा नहीं बताना है कि गवर्नमेंट लूट रही है। अभी कभी भी चेक करना, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कभी भी लूटती नहीं है, ठीक है, अपने जो लोगों को। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो आईपीओ आएगा वो मीन्स कि नॉर्मल प्राइस पे ही आता है, कभी भी ज़्यादा वो लूटती नहीं है। थर्ड मैंने बताया, थर्ड डे आप अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोगों ने अप्लाई नहीं किया, आपने अप्लाई कर दिया, तो मे बी उसकी लिस्टिंग डाउन पे हो जाए। जैसे पेटीएम आप चेक करें, लोगों को पता चल रहा था कि ये इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जब उसकी लिस्टिंग हुई ना, तो 50% प्राइस उसका गिर गया, ठीक है जी। आईपीओ में एक और टर्म यूज़ होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम है कि उससे पता चल जाता है कि ब्लैक मार्केट में उसकी कितना प्राइस चल रहा है। जैसे कोई बोलता है 25% प्रीमियम पे, मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 125 में ग्रे मार्केट में मिल रही है, मीन्स कि आप बेचने जाओगे तो 125 में आपकी बिक जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा जीएमपी ज़्यादा होगा किसी आईपीओ का, तो मीन्स कि उसके मीन्स के ऊपर जाने के चांसेस उतने ज़्यादा है, ठीक है। मोस्टली वैसे तो आईपीओ सबको मिलते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग होती है तो प्राइस मोस्टली अप ही जाता है, ठीक है जी। तो ये थी आईपीओ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपसे शेयर करनी थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।